गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन किया था, कर भार क्या होता है, कराघात क्या होता है, कर विवर्तन क्या है और कर वंचन क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे कर भार एवं कर विवर्तन के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। जैसे कर की राशि। अगर सरकार द्वारा लगाए गए कर की राशि बहुत कम है तो कर भार को उत्पादक स्वयं वहन करने की नीति अपनाता है, क्योंकि थोड़े से धन के लिए वह क्रेता को असंतुष्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर कर की मात्रा बहुत अधिक है तो अन्य बातों के समान रहने पर उत्पादक करों को ग्राहकों पर विवर्तन करने की नीति पर अधिक जोर देगा। तो कर विवर्तन कर की राशि पर निर्भर करता है। अगर कर की राशि ज़्यादा है तो वह कर विवर्तन होगा, और अगर कर की राशि कम है तो उत्पादक कर का विवर्तन नहीं करेगा, बल्कि वह स्वयं ही उसे वहन कर लेगा। स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं। अगर कर लगाए जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है तो कर का विवर्तन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कर का विवर्तन करने में वस्तु के मूल्य में वृद्धि उपभोक्ताओं को स्थानापन्न वस्तुओं को खरीदने को प्रेरित करेगी। अतः कर भार को उत्पादक स्वयं वहन करेगा। लेकिन जिस वस्तु पर कर लगाया गया है, अगर उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो उत्पादक कर का विवर्तन करने में समर्थ। नेक्स्ट है करों का आधार। अगर कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो कर का विवर्तन मुश्किल से होता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि के साथ साथ कर की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि वस्तु परिणामानुसार कर लगाने में कर विवर्तन प्राय सरल होता है। करों की प्रकृति। अगर कर वस्तु पर नहीं बल्कि उत्पादन के अंतिम बिंदु पर लगाए जाते हैं या फिर संपत्ति पर लगाए जाते हैं तो करों का विवर्तन कठिन होता है, जैसे आयकर, पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर आदि, क्योंकि ये कर करदाता की आय प्राप्ति के अंतिम चरण पर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कर प्रारंभिक चरण पर लगाए जाते हैं तो विवर्तन होता है, जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि। श्रम और पूंजी की गतिशीलता। अगर समाज में पूंजी व श्रम की पूर्ण गतिशीलता नहीं है तो कर भार उत्पादक को ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वह उत्पादन कार्य से पूंजी व श्रम को निकाल नहीं सकता, तथा मूल्य वृद्धि से मांग कम होने पर भी उत्पादन कम नहीं किया जा सकता, तो कर भार वहन करना ही पड़ेगा। और अगर इसके विपरीत श्रम और पूंजी की गतिशीलता अधिक है तो कर भार विवर्तित किया जा सकता है। वस्तु की मांग की लोच। कर भार के विवर्तन पर वस्तु की मांग की लोच का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो वस्तु की मांग अधिक लोचदार है तो कर विवर्तन कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने पर मांग के अधिक कम होने का डर रहता है, जबकि इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग कैसी है, बेलोचदार है, तो कर का विवर्तन उपभोक्ताओं पर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग अधिक नहीं घटेगी। पूर्ति की लोच। जिस प्रकार वस्तु की मांग की लोच विवर्तन को प्रभावित करती है, उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति की लोच भी कर विवर्तन को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार हो तो कर भार का अधिकांश भाग उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि उत्पादक मूल्य वृद्धि से मांग कम होने पर पूर्ति भी घटा देगा। और अगर इसके विपरीत पूर्ति बेलोचदार है तो कर भार का विवर्तन कठिन होने से कर का अधिकांश भाग उत्पादक या व्यापारी को ही वहन करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर भी पूर्ति को कम न किए जाने से मूल्य में गिरावट अधिक हो सकती है। उत्पादन की परिस्थितियां एवं दशाएं। कर विवर्तन पर वस्तु के उत्पादन नियमों का भी प्रभाव पड़ता है।
अगर वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कर भार का विवर्तन करने पर वस्तु का मूल्य कर की मात्रा से कुछ ही कम बढ़ेगा और उपभोक्ता पर कर का भार कर की मात्रा से कुछ कम ही रहेगा। अब इसके विपरीत वस्तु का उत्पादन यदि क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कर विवर्तन से उपभोक्ताओं पर कर भार कर की राशि से अधिक पड़ेगा। अतः कर की राशि से भी अधिक भार उपभोक्ताओं पर विवर्तन होगा। यदि उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कर विवर्तन मांग की लोच और पूर्ति की लोच पर निर्भर करेगा और उपभोक्ता पर कर का भार कर की राशि के बराबर हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता। अगर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है तो सरकार द्वारा लगाए गए कर का कितना भाग उत्पादक और कितना भाग उपभोक्ता के द्वारा वहन किया जाएगा। ये किस पर डिपेंड करता है? वस्तु की मांग की लोच, पूर्ति की लोच, स्थानापन्न वस्तुओं, उत्पत्ति नियमों, कर की मात्रा और पूंजी व श्रम की गतिशीलता पर निर्भर करता है, जिनका के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। इसके विपरीत अगर कर एकाधिकारी पर लगाया जाता है तो कर भार और कर विवर्तन की मात्रा कर के स्वरूप, मांग व पूर्ति की लोच व उत्पत्ति के नियमों पर निर्भर करती है। एकाधिकार में कर विवर्तन। अगर एकाधिकारी पर एक निश्चित मात्रा में कर लगाया जाता है तो एकाधिकारी को यह राशि अपनी आय में से ही चुकानी पड़ेगी और वह इसे इस प्रकार के कर को दूसरे पर टाल नहीं सकता और इस प्रकार से उसे संपूर्ण भार उसे ही सहन करना पड़ेगा करों का। अगर एकाधिकारी के लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कर लगाया जाता है तो ये अंतिम चरण का कर है और इसका विवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए संपूर्ण कर भार एकाधिकारी को ही वहन करना पड़ेगा। अगर कर वस्तु उत्पत्ति की मात्रा के आधार पर हो तो अक्सर एकाधिकारी कर के भार को स्वयं वहन कर लेता है, लेकिन वह कर विवर्तन के लिए वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच और उत्पत्ति नियमों पर ध्यान देता है। अगर वस्तु की मांग क्या है? लोचदार है तो एकाधिकारी कर का संपूर्ण या अधिकांश भाग स्वयं वहन करेगा, जबकि लोचदार मांग में कर का संपूर्ण भार उपभोक्ता पर ढकेल देगा, मीन्स कर का विवर्तन हो जाएगा। अगर पूर्ति लोचदार है तो कर का अधिकांश भाग उपभोक्ता पर और अगर पूर्ति बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार एकाधिकारी को वहन करना पड़ेगा। उत्पत्ति के नियमों के अनुसार भी उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने पर कर का संपूर्ण भाग एकाधिकारी स्वयं वहन करेगा, क्योंकि पहले ही वह अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। लेकिन यदि उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो एकाधिकारी कर का भार उपभोक्ताओं पर धकेलने का प्रयत्न करेगा और यदि उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है तो एकाधिकारी और उपभोक्ता कर का भार समान रूप से वहन करेंगे। तो इस प्रकार से ये थे कर भार व कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व। थैंक यू।